अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 21 हमने स्टार्ट किया हुआ है। रेडियो एक्टिविटी का पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर दूसरा लेक्चर है। तो अगर आपने इससे पिछला जो बेसिक लेक्चर है वो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो जाएगा। तो आज जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के ऊपर। ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है बच्चों? जब अल्फ़ा बीटा या गैमा रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है कि देखें एक अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो न्यूक्लियस का जो, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसका चार्ज नंबर 2 है और उसका मास नंबर 4 है। अब एक अल्फ़ा पार्टिकल जब निकल जाएगा न्यूक्लियस में से, तो न्यूक्लियस में से वो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। तो ज़ाहिर बात है न्यूक्लियस वो तो नहीं रहेगा, न्यूक्लियस में चेंज आ जाएगा। तो वो जो चेंज आएगा न्यूक्लियस में, उससे ज़ाहिर बात है कि वो जब एक एटम का एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा, उसका चार्ज नंबर ही चेंज होगा, तो फिर वो वही एलिमेंट तो नहीं रहेगा, वो किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है इसे हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है तरसील, यानी कि एक चीज़ का दूसरी में बदल जाना। तो एक एलिमेंट से जब रेडिएशन निकलती हैं तो वो दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और ये जो रेडिएशन निकलने का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डिके, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। बिल्कुल ऐसे ही जब बीटा रेडिएशंस निकलेंगी तो वो भी अपने साथ जो है वो चार्ज नंबर को डिस्टर्ब करके जाएंगी, चार्ज नंबर को कम या ज़्यादा करके जाएंगी। सो न्यूक्लियस जो है वो एक नए न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। सो हमारे पास अगर एक पेरेंट न्यूक्लियस है, लेट सपोज एक हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स, डिके हुआ, अल्फा डिके हुआ या बीटा या गैमा, तो एक्स किस में कन्वर्ट हो गया? एक नए न्यूक्लियस में, वाई में। ये था हमारा पेरेंट न्यूक्लियस और ये हमारा क्या है? डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, और यहां पे हमारे पास जो भी अल्फा बीटा गैमा, सो जो भी चीज़, जो भी रेडिएशन निकलेगी उसका पार्टिकल यहां पे होगा। ठीक है, अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये प्योरली इंडिपेंडेंट है हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से। ये इंस्टेंट, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपका टेम्परेचर क्या है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हीट करेंगे तो उसका रेडियो एक्टिविटी रेट कम हो जाएगा। ये रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल भी फिजिकल कंडीशंस या केमिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बेसिकली एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना, और इस प्रोसेस को हम डिके बोलते हैं। ठीक है, अब हम अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके, इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अल्फा डिके न्यूक्लियस पर क्या असरात छोड़ती है, बीटा क्या छोड़ती है और गैमा क्या छोड़ती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा डिके में। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक एलिमेंट है जी, एलिमेंट है एक्स। ठीक है, अब इसका चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर जी है और मास नंबर इसका ए है। ठीक है, अब क्या हुआ? डिके हुआ, यहाँ पे अल्फा डिके हुआ। अब देखें एक अल्फा पार्टिकल जो है उसका चार्ज नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, तो इसके चार्ज नंबर में कितनी कमी आएगी न्यूक्लियस, क्योंकि इस न्यूक्लियस से ही निकला है ना ये अल्फा पार्टिकल, तो इसके चार्ज में कमी आ जाएगी। कितनी कमी आएगी? इसके चार्ज में 2 की कमी आ जाएगी, ये देखें 2 माइनस होगा, और इसके मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी, a माइनस 4। तो ये जो नया न्यूक्लियस बन गया, एक्स से वाई बन गया, इसको हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियस। ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस और ये हमारी अल्फा रेडिएशन। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात हमारे जहन में आती है कि न्यूक्लियस में से अल्फा रेडिएशन निकल रही हैं, क्या यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कर रही है? बिल्कुल, यहाँ पर एनर्जी भी कंजर्व कर रही है, यहाँ पर चार्ज भी कंजर्व कर रहा है, यहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व कर रहा है। आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से कंजर्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो रिएक्शन के इस तरफ फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये नीचे एग्जाम्पल पे आ जाएं। ये हमने एक एग्जाम्पल ली है रेडियम की। रेडियम का जो चार्ज नंबर है वो 88 है और उसका जो मास नंबर है वो 226 है। ठीक है, अब जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसके चार्ज नंबर में 2 की कमी होगी, 86 हो जाएगा, और मास नंबर में 4 की कमी होगी, 220 हो जाएगा। अच्छा, अब रिएक्शन के इस तरफ अगर आप देखें तो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास? चार्ज नंबर 88 है। यहाँ पर देखें 86 + 2 88। इसी तरह से मास नंबर 226
यहाँ पर देखें 222 + 4 226। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे जो फंडामेंटल लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या मैस है या चार्ज है, वो सारे अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल हैं और कोई भी लॉ वायलेट नहीं होता। ठीक है, तो ये थी हमारी अल्फ़ा रेडिएशंस और अल्फ़ा डिके, और अल्फ़ा डिके के नतीजे में हमारा न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से एक डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी बात कर लेते हैं बीटा डिके की। बीटा डिके बहुत ही पजलिंग भी है, ठीक है, और बहुत कम्प्लेक्स भी है क्योंकि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव बीटा डिके। बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव बीटा, और जो पॉजिट्रॉन है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा। अब हमारे जहन में ये सवाल भी आता है कि यार इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर हो नहीं सकता, ठीक है, हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा, जी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्रिएट हो सकता है लेकिन रह नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसे नहीं रोकता, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। ठीक है, अच्छा अब देखें मेरे पास एक एलिमेंट है, फ़र्ज़ कर लें, चलिए पहले हम ये देखते हैं कि बीटा डिके जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता किस तरह से है। पहले हम नेगेटिव बीटा डिके को देखने जा रहे थे। बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा होता है। कौन सा? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन चेंज हो रहे होते हैं प्रोटॉन्स में, और प्रोटॉन्स चेंज हो रहे होते हैं न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो जब एक न्यूट्रॉन चेंज होता है एक प्रोटॉन में, तो देखें अब यहाँ पर हमारे ज़हन में वो बात आएगी। अच्छा, न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। अब वो जो ज़्यादा मैस है वो कहाँ गया? ठीक है, उस ज़्यादा मैस से यहाँ पर बनेगा एक बीटा पार्टिकल और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, देखें अगर हम रिएक्शन के इस तरफ देखें, न्यूट्रॉन जो है इसका चार्ज नंबर है 0 और मैस नंबर है इसका 1। ठीक है, अगर रिएक्शन के इस तरफ देखें हमारे पास क्या है? हमारे पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज नंबर है +1 और इसका जो मैस नंबर है वो 1 है। बीटा जो है इसका चार्ज नंबर है -1 और इसका जो मैस नंबर है वो 0 है। ठीक है, न्यूट्रिनो जो है ये इसका कोई मैस नंबर नहीं है, 0 है, और चूंकि ये लेप्टॉन है और इसका कोई चार्ज भी नहीं है, न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब अगर देखें रिएक्शन के इस तरफ टोटल चार्ज कितना है? 0। रिएक्शन के इस तरफ देखें +1 -1 कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल फिट है, वैलिड है। अगर मैस को देखें तो यहाँ पर मैस नंबर क्या है? 1 है। यहाँ पर देखें 1 और 0 ऐड करें, 1 0 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो मैस नंबर भी यहाँ पर वायलेट नहीं कर रहा, चार्ज नंबर भी वायलेट नहीं कर रहा, तो ये इक्वेशन बिल्कुल फिट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव बीटा एमिशन, जब एक न्यूट्रॉन चेंज होता है एक प्रोटॉन में। और ऐसा होना भी चाहिए ना, क्योंकि जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो गया तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे कि भाई रिएक्शन के इस तरफ तो चार्ज 0 है, लेकिन रिएक्शन के इस तरफ तो चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, सो यहाँ पर भी चार्ज 0 होना चाहिए। कैसे होगा? साथ में एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो उसका चार्ज -1 है, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस डीके को कहते हैं नेगेटिव बीटा डीके। इसी तरह से हमारे पास पॉजिटिव बीटा डीके भी होता है, जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है। वो कैसे होता है? जब एक प्रोटॉन चेंज होता है एक न्यूट्रॉन में, तो साथ में एक पॉजिटिव बीटा, ठीक है, और साथ में निकलता है जी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब देखें प्रोटॉन का जो चार्ज नंबर है वो +1 है और मैस नंबर क्या है? 0 है, सॉरी मैस नंबर 1 है। ठीक है, अब देखें रिएक्शन के शुरू में हमारे पास चार्ज +1 है, लेकिन प्रोटॉन चेंज हुआ न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो वायलेशन हो गई ना, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, साथ में एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। अब जो पॉजिट्रॉन है, ठीक है, उस पर चार्ज +1 है। ठीक है, प्रोटॉन पे भी +1 है। तो रिएक्शन के इस तरफ देखें, न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं है, ठीक है, +1 और 0 +1, और यहाँ पर भी +1, तो चार्ज हमारा यहाँ पर कंजर्व कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैस नंबर को देखा जाए तो प्रोटॉन का मैस 1 है, न्यूट्रॉन का 1 है, पॉजिट्रॉन का कोई मैस नंबर 0 मैस नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियॉन नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, सो मैस नंबर भी यहाँ पर वैलिड है, चार्ज नंबर भी। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो ये है कि प्रोटॉन का मैस कम होता है न्यूट्रॉन से, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, साथ एक पॉजिट्रॉन भी बन जाए और एक न्यूट्रिनो भी बन जाए? तो ये जो रिएक्शन है इसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हमें
एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, उस एनर्जी से ये बाकी चीज़ें क्रिएट होंगी, ठीक है। उस एनर्जी को प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद बाकी ये सारी चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इस रिएक्शन को कैरी करने में, ठीक है। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू mc², और यहाँ से अगर मैं m निकाल लूँ तो ये आएगा E/c², यानी कि अगर हमारे पास एनर्जी है ना तो उस एनर्जी का इक्वलेंट हमारे पास मैस भी हो सकता है, होगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा जी, हमारे पास है थोरियम। थोरियम जो है इसका चार्ज नंबर 90 है और मैस नंबर 234 है, ठीक है। बीटा डिके के नतीजे में ये कन्वर्ट हो गया प्रोटेक्टिनियम में, ठीक है। अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज नंबर में एक इजाफा होगा। कैसे, ये देखें, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना। प्रोटॉन एक ज्यादा होने का मतलब है कि एक चार्ज नंबर ज्यादा हो गया। यही वजह है कि चार्ज नंबर 90 से कितना हो गया, 91 हो गया, ठीक है। और साथ में ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैस नंबर में कोई चेंज नहीं आया। बीटा रेडिएशन जो है, जब बीटा रेडिएशन निकलती हैं तो बीटा रेडिएशन की वजह से चार्ज नंबर में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि बीटा रेडिएशन जो है वो न्यूक्लियॉन्स नहीं है, ये बीटा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हम इन जनरल लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, उसका चार्ज नंबर z है और मैस नंबर उसका a है। जब बीटा नेगेटिव बीटा और पॉजिटिव बीटा, जब नेगेटिव बीटा इमिशन होगा तो जो नया एलिमेंट बनेगा y, उसके चार्ज नंबर में एक इजाफा होगा, लेकिन मैस नंबर उसका सेम रहेगा, ठीक है, और साथ में एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा। और अगर पॉजिटिव बीटा एमिशन होगा, यानी कि पॉजिट्रॉन निकलेगा, तो फिर क्या होगा, देख लें जी। पॉजिट्रॉन अगर निकलेगा तो यहाँ पर प्लस बीटा आएगा, ठीक है, और चार्ज नंबर में एक कमी होगी, मैस नंबर वही रहेगा। लें जी, तो ये है हमारा बीटा एमिशन, दोनों तरह से, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। एक तीसरा भी है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, लेकिन वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरी हमारे पास रेडिएशंस आ गई जी, गैमा रेडिएशंस और गैमा डिके। अच्छा, अब गैमा रेडिएशन जो है ये गैमा पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं। गैमा पार्टिकल्स आपको पता है ये फोटॉन्स होते हैं, तो गैमा रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। अल्फा और बीटा दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, लेकिन गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सो जब गैमा रेडिएशन निकलती है तो गैमा रेडिएशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है जी। तो हमारा जो न्यूक्लियस है उसके चार्ज नंबर और मैस नंबर में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए हमारा न्यूक्लियस जो एक्स था वो एक्स ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये होती कैसे हैं, गैमा रेडिएशंस और अल्फा रेडिएशंस, ये हमेशा अल्फा और गैमा रेडिएशन हमेशा अल्फा और बीटा को फॉलो करती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से अल्फा रेडिएशन निकलती है, हम उन्हें कहते हैं अल्फा एमिटर, अल्फा रेडिएशन खारिज करने वाले। कुछ ऐसे रेडिएशन है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें से बीटा रेडिएशन निकलती हैं, हम उन्हें कहते हैं बीटा एमिटर, ठीक है, बीटा रेडिएशन खारिज करने वाले। लेकिन जो गैमा रेडिएशंस हैं ये हमेशा अल्फा या बीटा के बाद निकलती हैं। जब अल्फा रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक्साइट हो जाता है। तो उसकी जो एक्साइटेशन है उसको हम यूं करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टार बना के इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस जब एक्साइट हो जाता है, ठीक है, तो एक्साइट होने के बाद आपको पता है ये अनस्टेबल हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, डी एक्साइट होगा। तो एक्साइट तब होता है जब इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये डी एक्साइट होगा और एनर्जी इमिट कर देगा, किस शक्ल में, फोटॉन की शक्ल में या गैमा रेडिएशन की शक्ल में, ठीक है। इसी तरह से जब बीटा रेडिएशन निकलती है न्यूक्लियस में से तो न्यूक्लियस एक्साइट हो जाता है, उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब उसको वो उसने स्टेबल होने के लिए खुद को डी एक्साइट होता है, और जब वो डी एक्साइट होता है तो वो गैमा रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारी अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस और इसके नतीजे में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। लेक्चर कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू, अल्लाह।